हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कल्पना प्रजापत और इस वीडियो में हम अपना एनसीईआरटी क्लास 12 साइकोलॉजी का यूनिट फर्स्ट का पार्ट 7 कंप्लीट करेंगे। अगर आपने अभी तक 6 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसके जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप वहां से ज़रूर देख लेना। तो आज जो हम टॉपिक है हम कवर करेंगे वो है इंटेलिजेंस, इंटरप्ले ऑफ नेचर एंड नर्चर। सेकेंड इज असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, आईक्यू, बेल शेप कर्व। और थर्ड इज वेरिएशंस ऑफ इंटेलिजेंस में आज हम इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अब our topic is first of all intelligence, इंटरप्ले ऑफ नेचर एंड नर्चर। अब ये होता क्या है? अब नेचर और नर्चर में है, नेचर का मीनिंग होता है हेरिडिटी, जो हमारी जो गॉड गिफ्टेड है, जो भगवान ने हमें दिया है, जो हमारे जीन्स ने हमें दिया है। और जो नर्चर होता है एनवायरनमेंट, कि कौन से किस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, तो इन दोनों का हमारे इंटेलिजेंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जो पहले जो साइकोलॉजिस्ट थे वो क्या करते थे, वो इसमें वो लड़ते रहते थे। कोई साइकोलॉजिस्ट कहता था कि जो हेरिडिटी है वो इम्पोर्टेंट है, और कोई कहता था कि एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट से इंटेलिजेंस इंक्रीज़ होती है, वो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें लेकिन बाद में इन दोनों साइकोलॉजिस्ट ने मिलाकर जो आए, कुछ साइकोलॉजिस्ट आए, उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस जो माइंड है उसके लिए नेचर और नर्चर दोनों ही ज़रूरी हैं। तो नेचर क्या होता है, हेरिडिटी क्या होती है? तो कुछ साइकोलॉजिस्ट जिनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि नेचर इम्पोर्टेंट है, हेरिडिटी इंटेलिजेंस के लिए ज़रूरी है, उन्होंने कहा आइडेंटिकल ट्विन्स, कि दो आइडेंटिकल ट्विन्स अगर वो एक साथ रह रहे हैं तो उनका जो आईक्यू होगा, वो जो उनकी इंटेलिजेंस होगी वो 0.90% तक क्या होगी, सिमिलर होगी। कि और बाकी उन्होंने कहा अगर जो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं अगर वो सेपरेट हो जाते हैं, बचपन में ही बिछड़ जाते हैं, जैसे आपने पुरानी मूवीज़ में भी देखा होगा, राम श्याम सीता गीता, तो उसमें यही दिखाते थे कि वो सिमिलर जो वो कर रहा है वो दूसरा भी इंसान वही कर रहा है। तो इसमें वो कहते थे कि अगर वो अलग भी हो जाते हैं तब भी उनका जो है 0.72% तक वो सेम रहेंगे, आउट ऑफ 1 है ये। और उन्होंने बोला कि चाहे हम किसी भी अडॉप्ट कर ले किसी भी बच्चे को, लेकिन वो इंटेलिजेंस है वो अपने उसके जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं जिन्होंने उसे जन्म दिया है वो उन्हीं की तरह दिखाएगा, ना कि जिन्होंने उन्हें अडॉप्ट किया है उनकी तरह दिखाएगा। ये पॉइंट ऑफ व्यू था जो नर्चर में, हेरिडिटी में बिलीव करते थे। और जो दूसरे साइकोलॉजिस्ट थे जो कहते थे कि एनवायरनमेंट ही ज़रूरी है, उन्होंने कहा कि जो एनवायरमेंटल डेप्रीविएशन लोवर्स इंटेलिजेंस, कि उन्होंने कहा अगर आप इंटेलिजेंस जो है आप बेकार एनवायरनमेंट में रह रहे हो, जैसे कि आप स्लम एरिया ये सब देखते हो कि वहाँ पर कोई प्रॉपर फैसिलिटी नहीं होती किसी भी चीज़ की, उनका जो लाइफस्टाइल, उनका जो एनवायरनमेंट है, उनकी सोच एक तरफ तक सीमित हो जाती है, क्योंकि उनका मेन फोकस अपनी बेसिक नीड्स को ही फुलफ़िल करना होता है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो तो वहाँ पे बच्चे का जो इंटेलिजेंस जो है इतनी ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर आप रिच न्यूट्रिशन, आपको खाने को अच्छा मिल रहा है, आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है कि सारे बहुत एजुकेटेड हैं और वेल सेटल्ड फैमिली है आपकी, आप अच्छे स्कूल में जा रहे हो, तो आपकी इंटेलिजेंस इंक्रीज होगी। उन्होंने बोला कि जो चिल्ड्रन जो डिसएडवांटेज होम्स के होते हैं, कि जो गरीब बच्चे होते हैं, अगर उन गरीब बच्चों को हम अगर अडॉप्ट कर लेते हैं कोई अच्छी फैमिलीज़ में, तो उन बच्चों का अगर क्या होगा, वो अच्छे एरिया में चले जाएंगे तो वो जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा तो उनकी इंटेलिजेंस भी बढ़ जाएगी। तो ये वाले जो साइकोलॉजिस्ट कहते थे कि सिर्फ नेचर जो नर्चर है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन बाद में ये हुआ कि जो नेचर और नर्चर दोनों के कॉम्बिनेशन से ही इंटेलिजेंस बनता है। तो जैसे कि आपने लास्ट 11th में भी पढ़ा होगा कि जो डेवलपमेंट होता है वो प्रोडक्ट होता है, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये जो डेवलपमेंट होता है, जो किसी भी चीज़ का विकास होता है, वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो होता है उन दोनों के प्रोडक्ट से होता है, ना कि उसके एडिशन से। मतलब वो उनका मल्टीप्लिकेशन है, सम नहीं, एडिशन नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। और कहते हैं कि जो हेरिडिटी होती है वो एक हमारे लिमिट
तय कर देती है, सेट कर देती है कि इस लिमिट तक ही आपका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो एनवायरनमेंट जो होता है वो हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि जो लिमिट हमने तय करी है, जो हमें भगवान ने प्रोवाइड कराई है, क्या कहते हैं, हेरिडिटी ने जो हमारी प्रोवाइड कराई है, उस लिमिट का हम मैक्सिमम कितना यूज़ कर रहे हैं। या हम बोल सकते हैं जो इंटेलिजेंस है वो प्रोडक्ट होता है कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन। नेचर और नर्चर का जो प्रोडक्ट क्या होता है, हमारा इंटेलिजेंस होता है। और जो हेरिडिटी जो होती है, हम उसको बेस्ट व्यू कर देख सकते हैं सेट अ रेंज कि इंडिविजुअल्स डेवलप, कि उन्होंने बोला कि जो एक जो है हेरिडिटी क्या करती है, एक रेंज प्रोवाइड करा देती है। और वो क्या करते हैं, एक्चुअली हमें एनवायरनमेंट को देखना होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास क्या है, 1 लीटर का मिल्क है, तो आपको क्या कर दिया, एक तरह से आप इसे हेरिडिटी मान लो कि आपकी हेरिडिटी जो यहाँ तक है, ठीक है। हेरिडिटी ने कहा कि आपका जो डेवलपमेंट है वो यहाँ तक हो सकता है। इंटेलिजेंस आप, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी इंटेलिजेंस आप कैसे बढ़ाओगे, ये तो हेरिडिटी ने सेट कर दिया। तो आपको इसका मैक्सिमम अपने एनवायरनमेंट जो है वो आपका हेल्प करता है यहाँ तक इस पूरी के पूरी लेवल को अचीव करने में। अगर आप एक डिसएडवांटेज एरिया में रह रहे हो, जहाँ पे कोई स्लम एरिया है या जहाँ पे किसी भी चीज़ की फैसिलिटी नहीं है, तो आपको ये इतना एरिया कवर करने में भी है ना, आप नहीं कर पाओगे। अगर आप ब्रिलियंट नहीं हो तो, ये मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि वो जो लोग होते हैं, वो जो बच्चे होते हैं, उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिल पाती और वो मजबूर हो जाते हैं वो बचपन में ही काम करने के लिए। लेकिन अगर आपको एनवायरनमेंट भी अच्छा मिल रहा है, तो आप क्या है, आप इस चीज़ का पूरा यूज़ कर रहे हो, तो आप हेरिडिटी और नेचर आपका दोनों आपका मैक्सिमम यूज़ होगा। लेकिन ये सेट किसने कर दी लिमिट, ये हमारी हेरिडिटी ने सेट कर दी। जैसे कि मैंने आपको 1 लीटर मिल्क बोला था कि अब 1 लीटर मिल्क है, अब उसमें से हम ले लेते हैं कि कोई तो 1 लीटर मिल्क का मैक्सिमम यूज़ करेगा, ठीक है। एक लिमिट सेट कर दी कि 1 लीटर मिल्क है, और कोई क्या कर रहा है, उस 1 लीटर मिल्क में से खाली 25 ग्राम ही यूज़ कर पा रहा है, क्योंकि उसे कुछ आता ही नहीं बनाना। हमने बोल दिया कि आपको चीज़ भी बनाना है, कर्ड भी बनाना है, ये सारी चीज़ें हमने बोल दी। और कोई जो है वो पूरा का पूरा अपना दिमाग लगा के ये सारी चीज़ें यूज़ कर पा रहा है, क्योंकि उसने सीखा है कि कर्ड कैसे बनाते हैं, चीज़ कैसे बनाते हैं। तो ये एक एज एन एग्जाम्पल हो गया। अब आ जाता है असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। जो इंटेलिजेंस का असेसमेंट हम कैसे करते हैं, कैसे इस चीज़ की स्टार्टिंग हुई। तो सबसे पहले ये एक क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछ लिया जाता है कि 1905 में क्या था, अल्फ्रेड बीनेट थे। हमने अल्फ्रेड बीनेट की थ्योरी पढ़ी थी, आपको याद हो, इंटेलिजेंस की यूनिफैक्टर थ्योरी इन्होंने दी थी। तो अल्फ्रेड बीनेट और थियोडोर साइमन जो थे, उन्होंने फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया। ये जो टेस्ट था उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में बनाया था और फ्रेंच स्टूडेंट के लिए ही बनाया था, और उसके अंदर क्वेश्चंस जो थे वो 30 थे। फिर क्या किया, 1908 में उन दोनों ने, बिनेट और साइमन टेस्ट इसको बोला जाता है, उस टेस्ट में उन्होंने मॉडिफिकेशन किया, चेंजेस लाए, जो 1905 में उन्होंने बनाया था। तो अब उन्होंने क्वेश्चंस जो थे 30 से 58 कर दिए, और स्टूडेंट्स का जो एज ग्रुप है, उन्होंने 3 से 13 साल के बच्चों को इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं, इस ग्रुप में वो ले आए। और फर्स्ट टाइम जो था वो मेंटल एज जो है कॉन्सेप्ट, मेंटल एज को हम एमए कहेंगे शॉर्ट में। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इसी 1908 में बिनेट साइमन ने यूज़ किया था। अब जो इंटेलिजेंस जो है वो मेजर की जाती थी, उन्होंने बोला कि अगर किसी की मेंटल एज यानी उसका अगर इंटेलेक्चुअल लेवल, उसकी क्रोनिकल एज मतलब जो उसकी बायोलॉजिकल एज है, कि मान लो कि कोई बच्चा जो है 5 साल का है, तो ये यानी उसकी वो क्रोनिकल एज हो गई। और मेंटल एज यानी कि वो कितने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहा है, तो उसके मेंटल लेवल पे हो गया, तो मेंटल एज हो गई। तो उन्होंने बोला कि जो मेंटल एज और क्रोनिकल एज में वो कंपैरिजन करेंगे, और जिसकी मेंटल एज ज़्यादा अच्छी होगी, जो ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर दे पाएगा, तो वो क्या होगा, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। फिर क्या हुआ, 1910 में गोडार्ड जो थे, उन्होंने क्या किया, जो बिनेट साइमन ने 1908 में जो टेस्ट बनाया था उसको उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, क्योंकि जो बिनेट साइमन ने फ्रेंच में बनाया था।
फिर जो उन्होंने ट्रांसलेट जब किया तो इस टेस्ट को फॉरेन कंट्रीज़ में यूज़ किया गया और इसके ऊपर बहुत सारे सजेशंस लोगों ने, साइकोलॉजिस्ट ने दिए। फिर 1911 में हुआ जो लास्ट टेस्ट था, ये बीनेट साइमन ने बनाया था और ये जो था उन्होंने जो सजेशंस उन्हें मिले थे उसमें उन्होंने अमेंडमेंट की, कुछ चेंजेस लाए। और 1912 में क्या था, 1912 में विलियम स्टर्न थे जर्मनी के, उन्होंने एक आईक्यू वर्ड जो है आईक्यू उन्होंने सजेस्ट किया कि हमें मेंटल एज की जगह आईक्यू जो है वो यूज़ करना चाहिए। आईक्यू क्या होता है हमारा, इंटेलिजेंस क्वेश्चन मतलब आईक्यू का मतलब होता है ग्रेस्पिंग पावर, कि आप कितनी जल्दी किस चीज़ को आप ग्रेस्प कर रहे हो, सीख रहे हो। तो हर इंसान का आईक्यू अलग अलग होता है। कोई जो आप देखते हो कि जो आईएएस ऑफिसर है वो क्या कहते हैं, कोई रिक्शे वाला, कोई शू पॉलिश करने वाला, वो भी बनते हैं आईएएस ऑफिसर क्योंकि उनका आईक्यू लेवल क्या है, ज़्यादा है। लेकिन जो बड़े बड़े जो स्कूल्स में, पब्लिक स्कूल्स में, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले भी नहीं बन पाते क्योंकि उनको तो एनवायरनमेंट भी अच्छा मिला है, क्योंकि उनकी क्या है, ग्रेस्पिंग पावर इतनी अच्छी नहीं है। तो आईक्यू उन्होंने बोला कि हमें मेंटल एज की जगह आईक्यू यूज़ करना चाहिए। तो आईक्यू कैसे निकालते हैं फॉर्मूला, मेंटल एज अपॉन में क्रोनिकल एज इनटू में 100, तो ये हमारी आईक्यू आ जाती है। तो जब ये आईक्यू है, ये आईक्यू कर्व जो होता है वो बेल शेप्ड का, या नॉर्मल कर्व, हम इसे नॉर्मल कर्व भी कहते हैं। तो आप इसमें देखेंगे ये कर्व जो है वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ पर्सन्स हमने शो किए हैं और एक्स एक्सिस पे आईक्यू का स्कोर है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है सीटेट के लिए, 12th के लिए, डीएसएसबी के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप ये देखेंगे कि आईक्यू जो है ये 180 तक हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स एक्सिस पे। तो एवरेज आईक्यू, एवरेज क्या होगा, जो ज़्यादातर लोग, जो नॉर्मल जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो इंडिविजुअल होते हैं, वो 90 to 110 का जो एरिया है उसके अंदर एवरेज में आएंगे, उनको हम एवरेज कहेंगे। जो 110 से 120 के बीच में जो है वो हाई एवरेज, कि एवरेज से थोड़ा ज़्यादा। फिर 120 से 130 वाले सुपीरियर कहेंगे उन इंडिविजुअल्स को, स्टूडेंट्स को, और जो जिनका आईक्यू 130 से ज़्यादा है उसे हम वेरी सुपीरियर कहेंगे। अब आप देखोगे 80 से 90 के बीच में जो है उनको हम क्या कहेंगे, लो एवरेज कहेंगे या बिलो एवरेज कहेंगे, ठीक है, कि वो एवरेज से कम है थोड़ा। अब जो है हमारे 60 से 70 के बीच में जो है वो बॉर्डर लाइन पे है, 70 से जो 80 के बीच में वो बॉर्डर लाइन पे कहेंगे। उसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे डीएसएसबी एग्जाम में आया था, आईक्यू दिए हुए थे और पूछा था बताओ कि इसमें से बॉर्डर लाइन पे कौन सा आईक्यू आएगा, तो रेंज दी हुई थी और ये क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा। फिर ये दिया हुआ है इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी क्या होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। ये जो बच्चे होते हैं आपने देखा हो इनका जो आईक्यू है 55 से 70 तक जिनका आईक्यू होगा वो माइल्ड कहलाएगा, और जो 40 से 55 है उन्हें मॉडरेट कहेंगे, जो 25 से 40 तक है वो सीवियर होंगे, और बाकी बिलो 25 प्रोफाउंड इनको हम कहते हैं। अब आप देखेंगे जो आईक्यू की रेंज है, लेवल है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, ये पूरी रिसर्च करी थी तो उसके ऊपर बेस्ड है। अब इसमें है अबव 130, अबव 130 में जो है वेरी सुपीरियर आते हैं, हम इन्हें इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड, कि जो भी जिनका आईक्यू 130 से ज़्यादा होगा वो पूरे हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है सिर्फ उसका 2.2% लोग होते हैं और वो इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड होते हैं, उनकी नीड्स जो है वो अलग है हमसे थोड़ी। 120 से 130 के बीच में जो आते हैं वो सुपीरियर, वो 6.7% होते हैं। 110 से 119 के बीच में जो आएंगे हम उनको हाई एवरेज कहेंगे, 16.1% तक होते हैं ये। और 90 से 110 बोल लो या 109 बोल लो, इट डजेंट मैटर। तो यहाँ पे एवरेज ये 50% तक जो होते हैं नॉर्मली, जो एवरेज जो है वो इसमें आते हैं। अब हमारा आ जाएगा 80 से 90 के बीच में, या 89 कह दो, इट डजेंट मैटर, तो वो बिलो एवरेज आ जाएगा, वो भी 16.1% है। और 70 से 80 के बीच में बॉर्डर लाइन पे है, वो 6.7% है।
अब जो बिलो 70 होंगे, 70 से कम होंगे, हम उन्हें इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड कहेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड और इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड जो चाइल्ड होते हैं वो 2.2% होते हैं पॉपुलेशन का, और इनको हमने अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। अब जो आप ये ग्राफ देख रहे हो इसमें क्या है कि मान लो ये एक पीक है ऊपर जहाँ पे पेरेंट्स लिखा हुआ है, अगर मान लो, और नीचे, और बीच में जो ये लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये है नॉर्मल, ठीक है, ये है बिलो और ये है अबव। अब आप देखोगे कि अगर किसी पेरेंट्स का ये मोस्टली माना जाता है कि किसी पेरेंट्स का आईक्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो उनके जो बच्चे होंगे, उनकी जो जनरेशन होगी वो क्या होगी, उनसे कम रहेगी। और कोई जो है जिनके पेरेंट्स क्या है, ऐसा कंपलसरी नहीं है, ये जस्ट एक रिसर्च हो रखी है कि अगर कोई बिलो है, कि नॉर्मल से भी नीचे है किसी के पेरेंट्स, तो उनके जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे, उनसे सुपीरियर रहेंगे। तो है कि जो हमारी जो जनरेशन होती है वो ज़्यादातर एवरेज को फॉलो करती है। अगर हमारे पेरेंट्स सुपीरियर है तो बच्चे उनसे कम ही रहेंगे। जैसे मान लो अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन की एक्टिंग स्किल्स इतनी अच्छी है, लेकिन अभिषेक बच्चन को जल्दी से कोई जानते भी नहीं है। तो ये क्या है हमारे और पेरेंट्स अगर कम है तो बच्चे क्या है, उनसे आगे जाएंगे। जैसे आपने इसमें देखा हुआ है, पेरेंट्स कम है तो बच्चों का आईक्यू उनसे ज़्यादा होगा। अगर पेरेंट्स किसी के एवरेज हैं तो ये अज्यूम किया जाता है कि उनके बच्चे भी ज़्यादातर नॉर्मल ही रहेंगे, लेकिन ये कोई कंपल्सरी नहीं है, इट्स नॉट कंपल्सरी। अब आ जाता है हमारा वेरिएशंस ऑफ इंटेलिजेंस। जो इंटेलिजेंस में वेरिएशंस जो है उसमें दो बच्चे हम ज़्यादातर पढ़ते हैं, दो के बारे में। इंटेलेक्चुअली गिफ्टेडनेस जिसका आईक्यू 130 से ज़्यादा होता है, और इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी जिनका आईक्यू क्या है हमारा, ये देख सकते हो बिलो 70 जो है वो। अब इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस क्या होती है, ये जो है, जो लुइस टर्मेन थे, उन्होंने 1925 में स्टडी बिगिन करी थी कि जिन भी बच्चों का आईक्यू 130 से ज़्यादा था, कम से कम 1500 से ज़्यादा बच्चों पर उन्होंने रिसर्च करी जिनका आईक्यू 130 से ज़्यादा था। फिर उन्होंने कुछ रिजल्ट्स निकाले थे, तो उन्होंने बोला कि कैसे हम बोलेंगे कि ये बच्चा गिफ्टेड है। तो गिफ्टेड के लिए उन्हें 4 लोगों से, यहाँ पे लिखा है ना, नॉमिनेशन ऑफ 4 लोगों की सहमति लेनी होती है। वो 4 लोग क्या है, एक तो टीचर, जो टीचर उन्हें पढ़ा रहे हैं उन टीचर्स को भी पता होगा, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो फ्रेंड्स हैं, और सेल्फ। अगर ये चारों लोग उन्हें सहमति दे देते हैं कि आपको खुद को भी फील हो रहा है कि हाँ मेरे अंदर कुछ बात है, कोई क्वालिटी है, कोई कैलिबर है, आपके फ्रेंड्स भी आपको बोल रहे हैं, आपके पेरेंट्स भी बोल रहे हैं, टीचर भी उसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो क्या है, हमें एक मिल जाएगा कि हमें पता सहमति मिल जाएगी, नॉमिनेशन मिल जाएगा, तो वो इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस में आएगा। अब गिफ्टेड और टैलेंटेड जो वर्ड है, इसके अंदर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये दोनों अलग हैं। हम जो है टैलेंटेड लोगों के लिए भी गिफ्टेड वर्ड यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। तो जो गिफ्टेड होते हैं, गिफ्टेड का मतलब होता है जो हर काम को करने में सुपीरियर होते हैं, उनकी जो मेंटल एबिलिटी होती है वो हर काम को करने में तैयार रहते हैं। कोई भी चैलेंज उनके पास आ जाए उसमें वो अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो चैलेंज, जैसे यहाँ लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि कोई भी चैलेंज लेने के लिए तैयार है तो आप गिफ्टेड हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका जो काम हो वो हाई लेवल का हो। कि जो ऐसे इंडिविजुअल होते हैं गिफ्टेड जो होते हैं, हम उन्हें कहेंगे कि उन्होंने, जैसे मान लो कभी कुकिंग मुझे नहीं आती, लेकिन किसी ने चैलेंज दिया आपको करनी है तो मैं अपना 100% दूंगी, अपनी पूरी जान लगा दूंगी, कोशिश लगा दूंगी, और फिर मैं कुकिंग करूंगी। मैंने अच्छी करी या मैंने एवरेज भी करी, लेकिन मैंने क्या किया, हर काम को, कोई मुझे कहेगा कि आपको ये गेम खेलना है चाहे मुझे ना आता हो, लेकिन मैं हर चीज़ को अपने कंफर्ट लेवल से बाहर जाके हर चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो गिफ्टेड जो होते हैं वो हर चीज़ में सुपीरियर होगा, और गिफ्टेड जो है वो वाइडर कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बड़ा है। और जो कि टैलेंटेड लोग होते हैं वो नैरो कॉन्सेप्ट होता है, और हम गलत हम इसे यूज़ कर लेते हैं, टैलेंटेड की जगह हम गिफ्टेड बोल देते हैं।
जो सुपीरियर इन स्पेसिफिक, जो कोई एक स्पेसिफिक फील्ड में सुपीरियर है, जो हर चीज़ में बेस्ट नहीं कर सकता। जैसे अमिताभ बच्चन का एग्जांपल ले लीजिए, जब वो पॉलिटिक्स में आए तो वो वहाँ पे पॉलिटिक्स में अपना कोई कमाल नहीं दिखा पाए, लेकिन वो क्या है, वो एक्टिंग में बहुत अच्छा टैलेंटेड है। तो वो क्या है, वो टैलेंटेड है क्योंकि वो हर फील्ड में नहीं है अच्छे। जैसे लता मंगेशकर हैं या सचिन तेंदुलकर है, ये सब क्या है, ये टैलेंटेड लोग हैं। गिफ्टेड वो होगा जो हर चीज़ में आगे से आगे बढ़कर चैलेंज लेगा हर चीज़ को करने में। कई बार हम टैलेंटेड लोगों के लिए, जो हाईली टैलेंटेड है, उनके लिए हम प्रोडिगी वर्ड भी यूज़ करते हैं। अब है कि गिफ्टेड स्टूडेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि फ्रॉम टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जो टीचर्स जो होते हैं उनको पढ़ा रहे होते हैं, वो कहते हैं अगर कोई बच्चा ये 3 चीज़ें उन्हें दिखा रहा है, अगर वो हाई क्रिएटिविटी दिखा रहा है कि कोई भी काम में अपनी क्रिएटिविटी ला रहा है, कुछ अलग तरीके से उसे कर रहा है, एबिलिटी उसकी बहुत हाई लेवल की है, योग्यता और कमिटमेंट है काम को पूरा करने का, और वो कमिटमेंट ऐसा है जब तक काम पूरा नहीं होता वो और किसी चीज़ पे फोकस ही नहीं करता। तो किसी बच्चे में अगर ये तीनों चीज़ें हाई लेवल की है, कॉम्बिनेशन है तीनों का, तो वो क्या होगा, वो गिफ्टेड होगा टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कहते हैं कि मच बेटर मेंटल कि इन जो बच्चों की जो मेंटल एबिलिटी है एवरेज बच्चों से ज़्यादा होती है, और जब उनका जन्म होता है तो इनका जो वेट और हाइट भी जो है एवरेज से ज़्यादा होता है। मान लो कि एवरेज बच्चा जो है 3 किलो तक का होता है मैक्सिमम, और लेंथ भी मैक्सिमम 15 सेंटीमीटर तक होती है, तो इन बच्चों की इससे ज़्यादा हो सकती है। अब ये क्लियर स्पीकर होते हैं, ये बात करते हुए डरते नहीं है। कहीं पे भी आप अपने ऑब्जर्व करो इन चीज़ों को कि आपने ऐसे इंसान कहाँ देखा है, या आप में खुद में ये क्वालिटी है तो आप भी गिफ्टेड हो। तो एक्सेप्ट चैलेंजिंग टास्क, इनको एक्सेप्ट करने में बहुत मज़े आते हैं। इनकी ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, ईगो हर्ट हो जाती है, इनको ईगो की प्रॉब्लम होती है। ये रहता है कि हाँ ये मैंने किया है, उनमें ये रहता है कि कोई उनका क्रेडिट और कोई ना ले ले। अगर उन्होंने कोई काम किया है तो वो पूरे सबको दिखाना पसंद करते हैं कि ये मैंने किया है, उनमें ईगो की प्रॉब्लम रहती है। और ये और इनको ये रहता है कि जो उनके जो क्लासमेट है वो बिलो स्टैंडर्ड है, वो उनकी तरह लेवल उनका कुछ नहीं है, वो उन्हें अपने से कम समझते हैं और इनको जो दोस्ती फ्रेंडशिप करना पसंद है, उनसे जो बड़े एज के बच्चे होते हैं उनसे वो फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, क्योंकि अपने क्लास वालों को तो वो बिलो स्टैंडर्ड समझते हैं। और अवेयर उनको अपने राइट्स के बारे में और लोगों के राइट्स के बारे में, लोगों की फीलिंग्स के बारे में पता होता है। जैसे अगर आप बस में जा रहे हो, मेट्रो में जा रहे हो, तो अगर आपने लोग देखे होंगे कि कोई बुजुर्ग आ जाए, कोई लेडी आ जाए, कोई प्रेग्नेंट लेडी आ जाए, तो ये लोग क्या करते हैं, देख के और सीट अपनी छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं नहीं छोड़ते। तो ये जो लोग होते हैं गिफ्टेड, इनमें अपने राइट्स फीलिंग्स और दूसरों के राइट्स फीलिंग्स के बारे में इन्हें अवेयरनेस रहती है। अब ये डे ड्रीमिंग, ये हमेशा सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं कि मैं ऐसा करूँगा, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ऐसा क्यों हुआ, वाई, हाउ, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने में लगे रहते हैं। कोई भी चीज़ देखते हैं तो जैसे आपने कुछ बच्चे देखे होंगे कि कोई भी टॉय अगर लेके आते हैं तो कुछ बच्चे सिर्फ उस टॉय को चला रहे हैं, लेकिन ये बच्चे क्या करेंगे, ये ढूंढेंगे कि भाई ये टॉय ऐसे चल क्यों रहा है, ऐसा इसमें क्या है, वो उसे तोड़ देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे, फिर उसके अलग अलग पार्ट्स को देखेंगे। तो ये क्या है, वो अपना पूरा ड्रीमिंग में सोते सोते भी उनमें ये रहता है कि ये ऐसा हुआ होगा। अब थिंक देयर सब, और वो सोचते हैं कि जो सब्जेक्ट कर रहे हैं वो बहुत ईजी है। होमवर्क में वो बिल्कुल बिलीव नहीं करते, क्योंकि उनको जब लगता है हमारा काम इतना इजी है तो टाइम खराब क्यों करना। और वो फील एक्सरसाइज करने में वो बहुत बोरिंग फील करते हैं कि ये घर से काम करके लाना है, ये करना है। और उनकी है ना नेगेटिव फीलिंग होती है टीचर्स के बारे में, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि टीचर को तो कुछ आता ही नहीं है, इसलिए उन्हें ऐसे टीचर की, गिफ्टेड टीचर की ज़रूरत होती है जो उनकी जो वांट है, जो उनकी क्यूरियोसिटी है, जो वो ऐसे अजीब अजीब क्वेश्चंस करते हैं उनके आंसर वो दे पाए, उन्हें ऐसे टीचर की ज़रूरत होती है। और वो सोसाइटी और फैमिली के अगेंस्ट रहते हैं, उन्हें लगता है कि सोसाइटी और फैमिली जो है उनकी जो थॉट्स है उनको वैल्यू नहीं देती, उनकी बातें नहीं सुनती, डांट के चुप करा देते हैं। आप घर में भी देखते हो कि बच्चे कुछ पूछते हैं तो डांट के चुप करा देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है, हम परेशान हो जाते हैं।
और ये इनमें क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्यूरियस बाय नेचर होते हैं, हर चीज़ जानना चाहते हैं। और ये एक्स्ट्रा टाइम में क्या करते हैं, शरारतें करते हैं, क्योंकि अगर मैडम ने कोई दिया, क्या कहते हैं, कुछ काम करवाया तो इतनी जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं और बाकी बच्चे कर नहीं पाते, तो वो उनको परेशान करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि खाली टाइम में वो करें क्या अब। और उनमें इंट्रिंसिक अंदर से इतना ज़्यादा मोटिवेशन होता है, बहुत ज़्यादा, कि उन्हें इंट्रिंसिक मोटिवेशन ही ज़्यादा होती है और सेल्फ स्टीम की भावना होती है। उन हर चीज़ पे वो अपना लॉजिक लगाते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। और प्रोसेसिंग, जो इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है ना उनकी, कोई भी चीज़ आई उनके सामने तो इतनी जल्दी, जो हमने ट्रायर की थ्योरी भी पढ़ी थी हमने इंटेलिजेंस की, तो वो प्रोसेसिंग इतनी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो वो और बाकी है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उन्हें किसी का सहारा लेना पसंद नहीं है। और वो ऑर्थोडॉक्स और नॉन कॉन्फॉर्मेटिव थिंकिंग, ऑर्थोडॉक्स वाली उसमें विश्वास नहीं रखते, साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को सोचते हैं और प्रेफरेंस देते हैं सॉलिटरी एकेडमिक एक्टिविटीज़ को लॉन्ग पीरियड के लिए। अब कौन कौन से मेथड्स हैं जो यूज़ करते हैं हम एडजस्ट करने के लिए गिफ्टेड चिल्ड्रन को? एक है जैसे कि हमें सिंपैथेटिक बिहेवियर, उनके पास सिंपैथी दिखानी होती है, उन्हें डांटना नहीं होता कि तुम क्या अजीब अजीब क्वेश्चंस पूछ रहे हो। हमें उनके लिए एक एनरिचमेंट ऑफ द करिकुलम, हमें एक ऐसा बनाना है कि जो उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करे। सेपरेट क्लास सेक्शन होना चाहिए उनके लिए, लेकिन ये इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि इंडिया में कहते हैं कि एक ही क्लासरूम में हर टाइप के बच्चों को पढ़ाना है, नहीं तो उनमें क्या होती है, एक सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, एडजस्टमेंट नहीं कर पाते फिर वो तो। लेकिन वैसे ये बोलते हैं, क्योंकि ये थ्योरीज जो हैं वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे बेस्ड हैं, तो सेपरेट क्लास सेक्शन की बात करते हैं। क्लास प्रमोशन, कि अगर कोई बच्चा इतना ब्रिलियंट है तो एक साल में 2 क्लास प्रमोट कर देना, 2 क्लास पास कर लेना। और अपॉइंटमेंट करना होता है एक ऐसा गिफ्टेड टीचर जो उनकी नीड्स को फुलफ़िल कर सके। इन्वॉल्व करना, उन्हें एक्स्ट्रा एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना होता है। अगर आप सीधा कहोगे ना कि ये काम कर ले, तो वो नहीं करेंगे, आपको उन्हें इन्वॉल्व करना होता है। आप हुक्म चलाना उनको पसंद नहीं है कि कोई हम पे हुक्म चलाए। अब कंसीडरिंग देयर नो, और उनकी जो थॉट्स हैं उनको सुनना होता है ध्यान से कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। और जो ये हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि हमारे जो इंडिया में गिफ्टेड जो है शॉर्टेज ऑफ जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है उनके लिए फैसिलिटीज़ की बहुत कमी है, क्योंकि हमारा जो करिकुलम है और ये सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग नहीं बनी हुई है, या उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। तो ये है एंड ऑफ द वीडियो। और बाकी जो हमारी जो यूनिट रह गई है, ये बहुत इम्पोर्टेंट अभी चल रहा है, ये पूरी यूनिट ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसमें इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। नहीं तो ऐसे ऊपर ऊपर से तो मैं करा सकती थी, लेकिन हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने डाउट को कमेंट्स में पूछें। और ये है अब नेक्स्ट जो 2 वीडियोस, फर्दर 2 वीडियो या 1 वीडियो में पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, और क्योंकि हमारी 1-2 थ्योरी जो रह रही है, कल्चरल थ्योरी रह रही है वाइगोट्स्की की, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।